Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pencraft. जी बेटा, इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमारा डान न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। और इसके अंदर हम जो है 7th, 8th एंड 9th अक्टूबर 2024 के तीनों डेज के जो एडिटोरियल्स हैं उनको एनालिसिस करेंगे। और इसकी रीजन बेटा सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि पढ़ा तो डेली जाता है बट ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल होने की वजह से लेक्चर्स रिकॉर्ड करना जो है काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लिहाजा मैंने कोशिश की है कि सबको इकट्ठा ही आपके साथ डिस्कस कर दूं। ठीक है, तो अभी पहला ये 7th का है। ठीक है, इसके अंदर 1, 2 एंड 3 ये तीनों आपके साथ एडिटोरियल्स इनका एनालिसिस करूंगा। फिर इन द सेम फैशन 8th और उसके बाद 9th, इन तीनों डेज के जो एडिटोरियल्स हैं इसी लेक्चर्स के अंदर आपको मैं डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, बाकी बेटा आपका ये जो लेक्चर का बाकी पोर्शन है जो आपका ओपिनियंस का पोर्शन है जिसके अंदर डेली 1, 2, 3 एंड 4 इन चारों ओपिनियंस का एनालिसिस किया जाता है। इसके लेक्चर्स के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फॉर ओपिनियंस। ठीक है, और ये हम जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और अभी जो है अक्टूबर का कंटिन्यू है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अगर पिछले जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनको भी सुनना चाहें तो वो भी आप फोकल पर्सन से गाइडलाइन ले सकते हैं। बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता दूं थोड़ा सा कि ये जो हमारे एडिटोरियल्स और ओपिनियंस हैं ये आपकी हेल्प कहाँ करेंगे। सबसे ज्यादा आपकी ये इंग्लिश ऐसे में हेल्प करेंगे। करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर ये दोनों पेपर्स बिगाड़ किसी जगह और से पढ़े आप पास कर सकते हैं। सोशल साइंसेज के बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर ये आपके सब्जेक्ट्स के हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, यूएसए हिस्ट्री है, इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री है। ये इस तरह के मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल लॉ है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर ये आपकी हेल्प करेंगे सोशल साइंसेज के। क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होगी, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी आपकी डेवलप होगी। लेकिन ऐसे पास करने के लिए आपको इसके साथ करनी पड़ेगी राइटिंग प्रैक्टिस। उसके बगैर ये पास नहीं होगा। ऐसे वैसे भी पास नहीं होगा जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। इसके लिए हमारा जो राइटिंग प्रैक्टिस का सेशन है वो कंटिन्यू है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको राइटिंग प्रैक्टिस ही करवाई जाती है। आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये है कि ये एक स्लाइड मैंने बनाई है जो करंट ग्लोबल इश्यूज हैं उनके ऊपर। आपने इसको एक दफा पढ़ लेना है, यही अभी तक चल रहा है दुनिया के अंदर। ठीक है, और दूसरी है ये आपके करंट नेशनल इश्यूज की, इसको भी आपने पढ़ लेना है। ये पाकिस्तान के अंदर ये जो है मेन चीजें कि क्या चल रहा है मुख्तलिफ एरियाज के अंदर। ठीक है, बाकी इसको अपडेट करते रहेंगे विद टाइम। तो ये आपने स्लाइड को पॉज करना है और खुद ही पा लेना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस डिमेंशन के अंदर हम लोग चल रहे हैं पाकिस्तानी। ठीक है, तो बाकी शुरू करते हैं जी। फर्स्ट आपका जो है ए ब्लडी ईयर। ठीक है, अब इसके अंदर राइटर बात क्या करेगा, पहले क्रक्स सुन लें। बात सिर्फ इतनी सी है कि बेटा 7 अक्टूबर 2023 को क्या होता है, गजा की जो ये वार का ये वाला फेज है ये शुरू होता है। और 7 अक्टूबर जिस दिन का हम लोग ये एडिटोरियल कर रहे हैं 2024 को एक साल हो जाता है। तो इसे वो कहता है अ ब्लडी ईयर, खून खून रेजी वाला साल। ठीक है, तो इसके अंदर वो सिर्फ आपको बताएगा कि इस एक साल के अंदर क्या क्या हुआ। ठीक है, तो बहरहाल पहले मैं आपको एरिया दिखा देता हूं। ठीक है, ये आपका मिडल ईस्ट का मैप है और ये इसराइल है और ये है गजा फलस्तीन। और ठीक है, अगर इसको ओपन करे जाए तो ये वेस्ट बैंक और ये गजा की पट्टी, इन दोनों को मिलाकर आपका फलस्तीन बनता है। बाकी ये इसराइल है, इसके ऊपर इसने अटैक कर रखा है और वहां पर जाने लोगों की ले रहा है। ठीक है, और ये है गजा की स्ट्रिप जहां पर ये सारी तबाही हुई। 40,000 प्लस जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो पहले आप ये सुन लें कि होता क्या है जी। 7 अक्टूबर को ये काम शुरू होता है। इसराइल ने सारी रेड लाइंस पास कर दी, सारे लॉज की वायलेशन कर दी। 42,000 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी। वहां पर हॉस्पिटल, स्कूल, रिफ्यूजी कैंपस सबके ऊपर उसने जो है अटैक किया और सब कुछ किया। और हमास के ऊपर उसने जो है कहा कि मैं अटैक कर रही हूँ, उसको डिसमेंटल कर रही हूँ। गजा के अंदर हमास है। उसके बाद अब जो है उसने शुरू कर दिया लेबनान की तरफ। फिर मैं हिजबुल्लाह को भी खत्म करना चाहती हूँ और वहां पर भी तकरीबन 2000 लोग की उसने मर्डर कर दिया। हिपोक्रेसी क्या है कि वेस्टर्न ब्लॉक जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, मुसलमान खामोश हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। और अभी जो है वो गजा और लबनान को सब ह्यूमन कहता है। ये है राइटर ने इस एडिटोरियल के अंदर कहा। अब मैं आता हूं, अब मेरी बात 2 मिनट के लिए सुन लें ताकि आपको इस पूरे साल के अंदर क्या हुआ, पूरे एक साल के अंदर
2023 से लेकर 2024 में क्या हुआ, मैं पूरी स्टोरी आपको जो है 2-4 मिनट में सुना देता हूं कि हुआ क्या। होता बेटा इस तरीके से है कि ये आपके सामने है गजा की पट्टी, ठीक हो गया। अब यहां से वैसे तो पिछले तकरीबन 75 इयर्स यानी कि 1947 से ऑनवर्ड या इससे पहले से भी जो है, लेकिन मेन तब से इसराइल जो है, इसराइल जो है वो यहां पर जो मुसलमान है उनके साथ ज्यादती कर रहा है, ठीक हो गया। अब जो है हमास है यहां पर, हमास ने क्या किया, अक्टूबर 7 2023 को यहां से अटैक किया इसराइल के ऊपर और यहां से इनके कुछ लोगों को अगवा किया और वापस आ गए, इतना सा काम किया। अब इसके रिस्पॉन्स में हमास ने इसराइल ने क्या किया, जब ये काम हो गया तो इसराइल ने बेटा ये किया कि यहां पर अटैक करना शुरू कर दिया, फिर यहां पर अटैक किया, फिर यहां पर लोगों को कहा कि इस तरफ चले जाओ, ठीक है। लोग यहाँ पर सारे इधर मूवमेंट कर रहे, यहाँ पर अटैक करते 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 यहाँ पर सारे के ऊपर उसने अटैक कर दिया इसराइल ने। और यहाँ पर उसने कहा कि मैं हमास जो है उसको खत्म करना चाहती हूँ, और इसको खत्म करने के चक्करों में उसने जितने भी लॉज हैं सारे ब्रेक कर दिए, जो वार के लॉज हैं। वार के लॉज ये होते हैं कि आप लोग, मैं 2-3 मेन बता देता हूँ। आप लोग जो नहाते हैं उनके ऊपर आप अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग जो वहां पर जो वुमेन्स हैं, बच्चे हैं, उन पे अटैक नहीं करेंगे। स्कूलों पे या मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर आप अटैक नहीं करेंगे। वहां पर जो एड वर्कर्स हैं उनके ऊपर आप अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इसराइल ने किसी को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। इसराइल ने अटैक किया, 40,000 प्लस लोगों की वहां पर डेथ हो चुकी। और इस पूरे साल में हुआ क्या, इस पूरे साल के अंदर बेटा यहाँ पर जो है उन्होंने हॉस्पिटल पे अटैक किया, उन्होंने स्कूलों पर, यूनिवर्सिटियों को तबाह किया, मस्जिदों को, चर्च को तबाह किया, उन्होंने यहाँ पर जो कैंप लगाए उनको तबाह कर दिया, उन्होंने वुमेन्स का रेप किया, उन्होंने बच्चों का मर्डर किया, उन्होंने और जो मिला उसका मर्डर उन्होंने कर दिया, ठीक हो गया। उन्होंने मिसाइल फेंके, यहाँ पर एड जो है फूड की शॉर्टेज होगी, लोगों ने यहाँ से मुस्लिम मुल्कों ने एड भेजी, यहाँ पर रफा कराची का यहाँ पर ट्रक खड़े रहे, उन्होंने अंदर नहीं जाने दिए। लोग यहाँ से भूख से, बीमारियों से मरते रहे। यूएनओ जो है उसके जो यूएनओ ने भी यहाँ पर कोशिश की कि मैं करूं, कुछ नहीं हो सका। दूसरी तरफ जो मीडिया वाले हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, जर्नलिस्टों की भी यहाँ पर जाने गई, ठीक है। वेस्टर्न मीडिया जो है उसने इसको सेल्फ डिफेंस का नाम दिया, उसने जो है यहाँ के लोगों की बात नहीं सुनी। अमेरिका ने इसराइल को ही सपोर्ट किया। ओआईसी जो है यहाँ पर फेल होगी, ओआईसी सिर्फ स्टेटमेंट देती रही, सिर्फ एक ईरान था एक जिसने कहा कुछ करते हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। पाकिस्तान है, दूसरी मुस्लिम उम्मा है, बस बातें की और कुछ नहीं किया। और वहां पर इसराइल जो है मारता रहा लोगों को, और मारता ही रहा, और कोई वहां पर इनको बचाने नहीं आया। और अब इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। सो दैट इज द स्टोरी, यही पूरे साल के अंदर हुआ है। और सवाए बातों के कुछ नहीं हुआ। रेजोल्यूशन जो है यूएनओ के अंदर लेकर गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गए, वहां पर वीटो कर दिया अमेरिका ने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर साउथ अफ्रीका जो है वो ये केस लेकर गया कि ये ज्यादती हो रही है, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करो, सीज फायर करवाओ। कोई मुसलमान मुल्क नहीं किया। इस तरह की कई बातें हुई इस पूरे साल में, हमने डिस्कस की, तो ये सारा कुछ हुआ। लेकिन करंट सूरत हाल ये है कि वहां पर अभी भी लोगों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं, बल्कि अब लेबनान के ऊपर भी शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये है करंट सिनेरियो ऑफ दिस वॉर। नेक्स्ट आपका ओपिनियन है ब्लीक कॉटन आउटलुक। कॉटन आपको पता है कपास की बात करेगा, और यहां पर वो कहता है कि क्रक्स इसका ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो कपास है उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है। लेकिन यहाँ पर राइटर कहता है बेसिकली टैक्स से बचाने के लिए ये काम किया गया है, रजिस्टर नहीं किया गया। और भी कुछ वजूहत आपको बताएगा कि क्यों पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन है उसकी प्रोडक्शन कम हुई है, और किस तरह से इस पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। कहता है कि बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है कॉटन की प्रोडक्ट के ऊपर। 2024-25 तक ये था कि 4.5 टू 4.5 मिलियन हम लोगों ने ये करना पर आउटपुट आई है, लेकिन हमारा टारगेट ये था 10.8 मिलियन का। और ये जो क्यों आई है, एक तो वेदर कंडीशन बड़ी खराब थी, माहौल इस वजह से। दूसरा जो है लोगों ने बीजी ही थोड़ी थी, और थोड़ी लोगों ने इसलिए बीजी क्योंकि उनको प्राइस अच्छी नहीं मिली गई थी पिछले साल। तो इन तीन मेन वजूहत ये हैं जिसकी वजह से कम आई है। लेकिन यहाँ पर यह भी सुनने में आया है कि ये बेसिकली अनरजिस्टर्ड सेल की गई है टैक्स मिल्स को,
ताकि टैक्स से बचा जा सके। 0.1 या 1 मिलियन तक जो है शैडो मार्केट के अंदर यानी कि इलीगल बिजनेस एक्ट के अंदर इसको बेच दिया गया है ताकि गवर्नमेंट जो है वो कर ना सके, टैक्स ना लगा सके। मैं बेटा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ बता दूं कि पेपर पर्सपेक्टिव में पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और पॉइंट्स यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको कि क्यों नहीं लगाई। इसी तरीके से देखना गंदम का भी यही हाल होगा, लोग नहीं लगाएंगे जो इन्होंने हाल किया, ठीक है। आगे जी, अब डिक्लाइन जो है उसका क्या होगा, ये जो अब कपास कम उगी है तो उसका क्या होगा। ये पाकिस्तान में वो कहता है पिछले सालों में भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और उसकी रीजंस क्या है कि क्यों कपास पाकिस्तान के अंदर कम उगाई जा रही है। एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा बैड एग्रीकल्चर पॉलिसीज, और तीसरा डिसीजेज आ रही हैं, और साथ में कोस्ट जो है वो यानी कि जो खर्चा है कपास को उगाने का वो बढ़ता जा रहा है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कपास की जो प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है। अब इसका नुकसान क्या होगा, ठीक है। इसका नुकसान ये हुआ है कि जब कम होती जा रही है तो कई जो फैक्ट्रीज हैं कपास को जो यानी कि जिससे वो धागा बनाती थी पंजाब, साउथ पंजाब के अंदर, उन फैक्ट्रीज ने क्या किया है अपनी जो रियल एस्टेट के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स लगा दिए, क्योंकि इनकी जमीन बहुत ज्यादा होती है, उन्होंने वहां पर अपनी हाउसिंग सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी है। अब जब ये काम हुआ है तो टेक्सटाइल की जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था वो अफेक्ट होगी। प्रेशर किसके ऊपर आएगा, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, डॉलर्स के हैं, उनके ऊपर आएगा। अब पहले तो ये होना था कपास से धागा बनना था, धागे से कपड़ा बनना था, कपड़ा एक्सपोर्ट करना था, डॉलर पाकिस्तान में आना था। जब कपास ही नहीं बीज रहे तो धागा भी नहीं बनेगा, धागा नहीं बनेगा तो कपड़ा नहीं बनेगा, कपड़ा नहीं बनेगा तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो डॉलर नहीं आएगा, तो पाकिस्तान के पास डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नीचे चले जाएंगे। ठीक है, एक चीज तो थी। दूसरी चीज और भी डरावनी ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 8 साल से इंपोर्ट भी कर रहा है कॉटन को, ठीक है ना। और एवरेज हर साल पाकिस्तान $1 बिलियन की जो है वो इंपोर्ट करता है कपास। लेकिन अब जब और ज्यादा कम कर दी है तो पाकिस्तान को अब $2 बिलियन की इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब $2 बिलियन की पाकिस्तान इंपोर्ट करेगा कपास, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आएंगे। तो पैसे तो पहले ही नहीं है, पहले ही हम लोग लोन मांग रहे हैं आईएमएफ से कि हमें पैसे दे दो। हम आईएमएफ से $7 बिलियन मांग रहे हैं कि हमें लोन दे दो, जिसमें से $2 मिलियन की आप कपास इंपोर्ट करेंगे। तो चलो तेल तो आप नहीं बना सकते, तेल तो आपको मंगवाना पड़ेगा, लेकिन देखें जो चीजें हम बना सकते हैं हम वो भी नहीं बना रहे। और इसमें बनाने वालों का कसूर नहीं है, यहाँ पर फार्मर का कसूर नहीं है। देखें, किसी को भी बुरा नहीं लगता वो पैसे कमाए, लेकिन जब आप एक चीज वो बना रहा है आप उसको उसकी वैल्यू ही नहीं दे रहे, तो पल्ले से लगाकर तो कोई नहीं ना बनाएगा। जो इन्होंने गन्नम का हाल किया वही इन्होंने कॉटन का हाल किया। माफियाज बैठे हुए हैं तो फिर किसान भी कहता है चलो मुझे क्या जरूरत है लगाने की, चलो ठीक है। तो फिर आपको हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ रही है और इस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट। दूसरा, जब कॉटन की प्रोडक्शन, एक तो ये हो गया ना कि आपको मंगवानी पड़ेगी, अब दूसरा और एक नुकसान देखें। अब जो आप $2 बिलियन की मंगवा भी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसका क्या करेंगे। उसके बाद जाहिर आप उसका कपड़ा ही बनाएंगे ना, ठीक है। चलो जी आपने कपड़ा बना लिया, अब कपड़ा फिर आपने इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है, आपने एक्सपोर्ट करना है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो आप वहां पर कंपीट नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल वाला काम है वो नहीं चल पाएगा। चाइना वाले फॉर एग्जाम्पल वही कपड़ा $10 का बेच रहे हैं, आपको वो $20 का पड़ रहा है, तो आप फिर क्या करेंगे। आपसे कोई खरीदेगा, आपसे कोई भी नहीं खरीदेगा, सारे चाइना वालों से खरीदेंगे। और उसकी रीजन ये है कि जो रॉ मटेरियल है, जो कपास है, उनके अपने मुल्क में चल रही है। तो अगर आपके अपने मुल्क में रॉ मटेरियल होगा तो आपको सस्ता मिलेगा। जब आपको सस्ता मिलेगा तो उसकी जो फिनिशिंग प्रोडक्ट जो उससे बनेगी वो सस्ती बनेगी, आप इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएंगे, आपका कपड़ा सेल होगा। लेकिन जब आप इंपोर्ट करके बनाएंगे तो फिर महंगा बनेगा, प्रोडक्शन जो उसकी कॉस्ट है वही ज्यादा होगी, तो आपको फिर प्रॉफिट क्या आएगा। तो इस तरह से जो आपकी टेक्सटाइल और क्लोथिंग वाली इंडस्ट्री है वो वैसे ही बंद हो जाएगी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, कि वो कहता है, राइटर कहता है कुछ जो है ना स्टेप्स ले, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जाके कॉटन जो है वो उसकी प्रोडक्शन बढ़े। इंडिया की यहाँ पर एग्जांपल देता है कि इंडिया जो है हमसे बहुत पीछे था, 1990s तक कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत पीछे था, लेकिन अब हमसे आगे जा चुका है। तो पाकिस्तान को अब क्या करना पड़ चाहिए, पाकिस्तान को एक तो नई टेक्नोलॉजी के बीज लेकर आने हैं, ठीक है, और उसके बाद
पाकिस्तान ने अपने किसानों को, जो फार्मर्स हैं उनको इंश्योरिटी देनी है कि भाई तुम लोग बीजो, तुमको प्रॉफिट मिलेगा, उनकी मदद करनी है। जिस तरीके से जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पर किसानों को सब्सिडी दी जाती है ताकि वो कोई चीजें बनाएं, क्योंकि हर बंदा तो चाहता है आसान आसान काम करना, तो जब वो नहीं बनाएंगे तो फिर आपको वो चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और जब इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो आपके मुल्क का जो रिजर्व्स हैं वो नीचे जाएंगे। तो दैट इज द रीजन कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो अपने फार्मर्स को क्या करती हैं, सब्सिडीज देती हैं, ताकि क्या हो सके, उनके जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा चीजें उगा सके। सो दैट इज द स्टोरी। तो ये चीजें जो है ये आप लोग जो है डिस्कस कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर हमने कॉटन प्रोडक्शन को डील किया, टैक्स और इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जो है उसके अंदर टेक्सटाइल का अहम रोल है, और इकोनॉमी को प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक और प्रॉब्लम आ गई कि टैक्स की प्रोडक्ट कॉटन की प्रोडक्शन कम हो रही है, और उसकी रीजंस भी आपके सामने बता दी, और किस तरह से इकोनॉमी को ये इम्पैक्ट करेगी वो भी आपको बता दी। बाकी पेपर पर्सपेक्टिव में आप इसको इस तरीके से चीजों को, डिफरेंट चीजों को लिंक करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है वो है किलिंग जोय नेबर्स। क्रक्स क्या है? क्रक्स बेटा इसका सादा सा ये है कि हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को, और रिलेशंस को इसलिए डिस्कस करेंगे कि ये जो मूवी है ना, द लेजेंड ऑफ मौला जट, ये इंडिया में होने रहनी थी 2 अक्टूबर को, अक्टूबर 2 को इसने होना था रिलीज, लेकिन वहां की जो आपको पता है बीजेपी वाले हैं, हिंदुत्व है, उन्होंने इसको रिलीज नहीं होने दिया। उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ पर आप नहीं चला सकते, उन्होंने इसको कर दिया बैन। तो इस वजह से अब राइटर लिखता है कि ये क्या हुआ, ठीक है ना, किल जो है, यानी कि अच्छा भला एक एंटरटेनमेंट का माहौल था और इन्होंने ये काम किया है। तो यही चीज जो हम इसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे, और इस मूवी को लेकर हम पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की बात करेंगे। वैसे तो मूवी का हमने क्या करना है, हमारा फोकस पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस के ऊपर होना चाहिए, बिग पेपर पर्सपेक्टिव में, लेकिन वहां पर मूवीज भी आप लिख सकते हैं, वो कैसे लिखने हैं वो भी आपको बता दूंगा। बहरहाल बायलैटरल रिलेशन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिलेशंस हैं, अब कहते हैं हमेशा से अच्छे ही रहे हैं। इंडियन पब्लिक जो है वो, हम जब एक तरफ कारगिल की जंग लड़ हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद इंडिया के लोग जो है पाकिस्तान के आम खा रहे थे, उनको मिल रहे थे। तो इस पीपल टू पीपल कंटेक्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब क्या है, पीपल टू पीपल कंटेक्ट नहीं रहा, कम हो गया है। ठीक है, यानी कि यहां से अगर वीजा आपने किसी दूसरे मुल्क का लगवाना है वो आसान है, लेकिन इंडिया का लगवाना है वो बहुत मुश्किल है। इन द सेम फैशन इंडिया वालों को अगर पाकिस्तान का वीजा लेना है तो वो बहुत मुश्किल है और शायद इम्पॉसिबल भी है, लेकिन किसी और दूसरे मुल्क का लेना है तो वो बड़ा आसान है। बहरहाल, तो ये काम क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल की जो ट्रेड है वो भी बंद हो चुकी है। 2023 के अंदर वो कहता है कि इंडिया वालों ने इतने बिलियन डॉलर्स के ऑर्गेनिक केमिकल्स पाकिस्तान से इंपोर्ट किए। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान का बिजनेसमैन कोई इंडिया से चीज इंपोर्ट करना चाहता है तो उसको दुबई के रास्ते इंपोर्ट करनी पड़ती है, उसको डायरेक्ट नहीं मिलती। तो यहाँ क्यों हो रहा है, जो राइट विंग वहां पर हिंदू ग्रुप है, ये सारा उसकी वजह से हो रहा है। उन्होंने ये जो रिलीज हुई थी 2022 की ब्लॉकबस्टर जो मूवी थी लेजेंड ऑफ मौला जट, उसको उन्होंने अपोज किया है, उन्होंने रिलीज नहीं होने दिया। ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान से कहता है केमिकल्स तो इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मूवी को देखना वो कहते हैं ये एक एंटी नेशनल काम है। तो लेजेंड जट जो मौला है मूवी है, ये रिलीज उन्होंने करनी थी अक्टूबर 2 को पंजाब के अंदर, और बाय चांस वो कहता है उसी दिन ही बर्थडे थी महात्मा गांधी साहबा की। महात्मा गांधी जो थे उसी दिन उनकी बर्थडे थी, जो हमेशा पाकिस्तान और इंडिया की फ्रेंडशिप की बात करते थे, और इसी वजह से उनका मर्डर भी किया गया था। वन ऑफ द रीजन उनके मर्डर की यही थी कि गांधी साहब ने यह प्लान किया था कि वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे और अच्छे ताल्लुकात के ऊपर वो फोकस करेंगे। राइट नो जो है यही इस राइटर ने लिखा है कि मौला जट उन्होंने बंद कर दी, नहीं लगने दी, और पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस की बात की। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ कि बेटा ये जो 21st सेंचुरी है इसमें मूवीज बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, आपको पता है। अब देखें, मीडिया एक ऐसी चीज है जो जीरो को हीरो और हीरो को जीरो कर देता है। ठीक है, तो मूवीज भी ऐसे करते हैं। लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है, ना कोई पढ़ता है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो सारे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं फेस सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर आपने मूवीज बनाई हुई है तो उसके क्लिप्स अक्सर आप लोग देखते हैं, तो इनडायरेक्टली आप मूवीज देख रहे होते हैं। अब मूवीज में जो देखा जाएगा वही एक्सेप्ट किया जाता है। कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाए और रिसर्च करे और रियलिटी को खंगाले कि रियलिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ओसामा बिन लादेन क्वेटा के अंदर, उसको जी हाँ वहां पर हमने, उन्होंने कहा अमेरिका वालों ने, क्वेटा के अंदर हमने वो
हेलीकॉप्टर लेकर आए, हमने उसका क्रैकडाउन किया और उसको यहाँ से पकड़ा। उन्होंने जाकर हॉलीवुड वालों ने उसकी मूवी प्रॉपर बना दी। अब वो मूवी बनी रहेगी, पड़ी रहेगी, आने वाले बच्चे देखते रहेंगे, वो कहेंगे यही सच है। इसी तरीके से अभिनंदन को पकड़ा, ठीक है ना। हाउ वाज द टी, टी कैसी थी वो याद ही होगा। अभिनंदन का वाकया जो इंडिया का जो पायलट पाकिस्तान में आया, इमरान खान साहब ने उसको बाद में रिलीज किया, उसकी एक लंबी स्टोरी है उन्होंने क्यों रिलीज किया। बहरहाल तो उन्होंने जाकर अभिनंदन साहब ने उन्होंने एक मूवी बना दी जिसके अंदर उन्होंने उसको हीरो बना कर दे दिया। हमने तो कोई नहीं बनाई। ये नहीं कि इस इन द सेम फैशन कई जो जहां पर आप गेमें देख रहे हैं बच्चों की आ रही हैं, जहां पर टेररिज्म दिखाना हो वहां पर पाकिस्तान का झंडा मिल जाता है आपको, ऐसे ही है। वो पाकिस्तान का मैप मिल जाता है आपको, जहां पर टेररिस्ट दिखाना वहां पर दाढ़ी लगा दी जाती है। तो ये चीजों अगर आपने काउंटर करनी है तो आपको भी रिसर्च पेपर्स लिखने पड़ेंगे, आपको भी जो है किताबें लिखनी पड़ेगी, आपको मूवीज भी बनानी पड़ेंगी, ताकि आप लोग जिस तरह से अब आपने क्या किया, अर्तुगरुल आया, अर्तुगरुल गाजी आप लोगों ने ड्रामा देखा, एक इम्पैक्ट उसने छोड़ा। इस तरह से आपको भी ये काम करना पड़ेगा, आपको भी जो 21st सेंचुरी की चीजें हैं उनके मुताबिक आपको भी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो बहरहाल जो मूवीज हैं दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और ये रोल जो है ये भी आप हाईलाइट कर सकते हैं कि आप लोगों को अगर तारीख को जिंदा रखना है, सच को सच साबित करना है, तो आपको इसका सहारा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल ये थे आपके 7 अक्टूबर के। अब हम चलते हैं 8 की तरफ। ठीक है, आप इसके इन द सेम फैशन 1, 2 एंड 3 ये तीनों एडिटोरियल्स आपके साथ इनको मैं डिस्कस करूंगा। बाकी ये ओपिनियंस का लेक्चर ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टेररिज्म अप सर्च, ये है आपका एडिटोरियल। इसके अंदर अब राइटर क्या कहता है, इसके अंदर बात बेटा ये है, खबरों में आपने सुन लिया होगा कि फिर टेररिस्ट अटैक हो गया पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब सर्च होता है बढ़ना, दोबारा से बढ़ जाना। ठीक है, टेररिज्म की बात करेंगे। राइटर क्या कहता है कराची एयरपोर्ट के करीब संडे वाले के दिन टेररिस्ट अटैक होता है, 3 लोग जो है मर जाते हैं, जिनमें से 2 चाइनीज थे। ठीक है, अब चाइनीज जो की जो गाड़ी है उसके ऊपर अटैक किया जाता है जो वहां से गुजर रही थी, और बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि हमने अटैक किया, मदम मजीद ब्रिगेड जो है उसने ये अटैक किया है। ये चीजें आपने खबरों में सुनी होगी। इन द सेम फैशन वो कहता है कि केपी और बलूचिस्तान के अंदर सैटरडे वाले दिन कुछ शहादतें होती हैं। 13 आर्मी के बंदे और एफसी पर्सनल जो थे वो शहीद हो जाते हैं। कहां पर, नॉर्थ वजीरिस्तान और खुरम की जो इलाके हैं वहां पर। 3 सिक्योरिटी मैन जो है वो जो है कलात के अंदर उनकी शहादत हो जाती है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल अली जो थे उन वो भी शहीद हो जाते हैं इन दिनों के अंदर। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। ठीक है, अब ये पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट अटैक के बारे में राइटर कहता है कि ये अलार्म बज रहा है अब इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो अब इस्लामाबाद में होनी है, पाकिस्तान में होनी है। तो अब ये जो काम किए जा रहे हैं, टेररिस्ट अटैक किए जा रहे हैं ये चाइनीज नेशनल्स के ऊपर, ये इस एससीओ की जो काम हो, एससीओ की जो मीटिंग होनी है उसको तबाह करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए किए जा रहे हैं। तो चाइनीज के ऊपर ये सेकंड मेजर इंसिडेंट है जो अटैक हुआ। इससे पहले भी हुआ था मार्च के अंदर, और तब 5 चाइनीज की डेथ हुई थी। तो बेटा अब ये गेम है, ये है असल बात कि पाकिस्तान के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है कुछ दिनों में, और उसको लेकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, ताकि ये दिखाया जा सके कि पाकिस्तान एक सिक्योर मुल्क नहीं है, और हो सके तो इसको कैंसिल भी करवा दिया जाए। अब एससीओ क्या है, एससीओ बेटा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सादा अल्फाज में करूं तो ये बेटा नेटो का समझ लें कि कंपटीटर है। जो एक तरफ उन्होंने नेटो बनाई, एक तरफ इन्होंने एससीओ बनाई। वेस्टर्न ब्लॉक के अंदर नेटो और ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर एससीओ। ये आपने खुद पाल लेना। शंघाई कोऑपरेशन में 2001 के अंदर ये इस तरह से ये मेंबरशिप मिलती है पाकिस्तान को, सबको। और इसको रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज, फाइट टेररिज्म, बोल्स्टर रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशिया, ये इसके मकसद है। और डीपली जाना है तो ये स्लाइड आपने रोक लेनी है और इसको आराम से पढ़ लेना है। ठीक है, ये है आपकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी समिट पाकिस्तान में होने जा रही है। और लेकिन ये जो काम किया जा रहा है ये इसको डिस्टर्ब करने के लिए किया जा रहा है। आगे राइटर कहता है कि कराची एयरपोर्ट के पास ये काम होता है, ये अटैक होता है, ये तो बड़ी ही हाईली सिक्योर लोकेशन है। वहां पर तो जो है गार्डेड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वहां पर मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस हैं। तो ये कैसे फिर हो गया, तो कहता है जो मिलिटेंट का थ्रेट है ये 2 तरह से है। एक तो सेपरेट ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान के अंदर या केपीके के अंदर अलहदा होना चाहते हैं, और दूसरा रिलीजियसली फाइटर्स हैं जैसे टीटीपी वाले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। तो ये दोनों पाकिस्तान के ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। और अब वो कहता है कि जो अब इंस्टेट अब गवर्नमेंट को वो कहता है कि बजाय ये कि जो अपोजिशन वाले हैं, पाकिस्तान की जो अपोजिशन आपकी पार्टीज हैं, उनको दबाने के मारने की बजाय स्टेट को चाहिए कि वो अपनी सारी की सारी ताकत जो है वो इस तरफ लगाए।
एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट हो, सारी की सारी वो अपनी जो एनर्जीज हैं वो इस थ्रेट को खत्म करने को, टेररिज्म को खत्म करने के ऊपर लगाएं, ना कि अपनी एनर्जीज जो हैं अपोजिशन वाले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे पीटीआई वाले हैं उनका क्रैकडाउन करने में खर्च करें। तो कहते हैं हम शॉर्ट टर्म पे हमको ये काम शुरू करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, हमारी सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसके अंदर पड़ा क्या, इसके अंदर ये पड़ा कि पाकिस्तान के कोई एक जो बड़ा इशू है, जो बड़ा अब फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई ये पूछ लेता है पाकिस्तान को क्या इशू है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर द थ्रेट्स ऑफ पाकिस्तान, तो आपको सबसे बड़ा राइट नो दो तीन थ्रेट्स हैं। नंबर वन आपकी इकोनॉमी बेड़ा गर्क हो गया, नंबर टू आपकी इंटरनल सिक्योरिटी टेररिज्म की शक्ल में, और नंबर थ्री पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये तीन बड़े प्रॉब्लम्स इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, ठीक है, और ये साथ तीनों के तीनों इंटरकनेक्ट करते हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, ना इकोनॉमी ठीक होगी, ना ये टेररिज्म खत्म होगा। तो सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं रही, उसकी रीजन ये है कि जो पावर में बैठे हैं वो पावर को मिसयूज कर रहे हैं। तो बहरहाल आप इस तरीके से चीजों को इंटरलिंक कर सकते हैं और लिख सकते हैं, और आपको पता चल चुका है कि अब एससीओ जो है उसकी मीटिंग होने वाली है और उसको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। बैन हैमर, अब इस ओपिनियन के अंदर इसका क्रक्स ये है कि जो पीटीएम है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, पीटीएम को जो क्या किया जा रहा है, बैन कर दिया गया है, बैन करने जा रहे हैं पीटीएम, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बैन करने की कोशिश की जा रही है। ये गवर्नमेंट कह रही है हम इसको बैन कर देंगे, ठीक हो गया। इसके ऊपर राइटर ने लिखा है। अब राइटर लिखता क्या, राइटर ये कहता है कि जो डिसीजन किया गया है ना कि पीटीएम को अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट इसको बैन कर दिया जाए, ये बड़ा ही गलत काम है। ये स्टेट जो है, ये जो स्टेट सोच रही है बहुत गलत सोच रही है। इससे नेशनल सिक्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी। यानी कि वैसे भी कहा जा रहा है कि ये जो पीटीएम है ना, ये इसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है कि ये क्या, कि ये कौन है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को खर्चा है। लेकिन राइटर कहता है कि ऐसा करने से टेंशन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों के राइट्स की वायलेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर है क्या, स्टोरी बता देता हूं। पख्तून पॉपुलेशन है, स्टेट उनके साथ ज्यादती कर रही है। क्या ज्यादती कर रही, इनफोर्स डिसअपीयरेंस सबसे बड़ा मसला, जबरदस्ती उठा के ले जाना, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ठीक है। अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं क्यों हमारे साथ ये ऐसे होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बजाय उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, गवर्नमेंट कहती है लगाओ इनके ऊपर बैन, ताकि इनकी आवाजों को खामोश किया जा सके। राइटर कहता है कि ये काम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो मेन प्रॉब्लम है उसको फोकस करे, डिस्कस करे, इश्यूज को रिजॉल्व करे, ना कि बैन करे, ठीक है ना। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है, मिसिंग पर्सन के केसेस है, जो इल्जाम वो स्टेट पर लगाते हैं कि स्टेट हमारे बंदों को उठाकर ले जाती है। तो स्टेट आगे से क्या कर रही है, बजाय डायलॉग करने के, रिफॉर्म्स करने के, उनको बैन करने की कोशिश कर रही है। और राइटर यहां पर कहता है कि ये काम बिल्कुल गलत है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आज मैं बता देता हूं आपको। अब स्टोरी ये है, जिस तरह हमने एफसीआर अपने आज के ओपिनियन के अंदर डिस्कस किया, जिन बच्चों ने सुना, फेडरल फाटा को हमने डिस्कस किया, ठीक है ना, और जो फेडरली क्राइम रेगुलेटरी जो लॉज हैं उनको डिस्कस किया। उसकी वजह से जो यहाँ के लोग हैं इनको हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी दबा कर रखती थी। इन द सेम फैशन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई, उसने भी यही काम किया, ठीक है। राइट्स यहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहे, यहाँ पर टेररिज्म की वजह से, ठीक है, और टेररिस्ट एक्टिविटीज जो पाकिस्तान में हो रही हैं उनकी वजह से यहाँ पर लोगों को मिसिंग पर्सन के केसेस हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाती है, इन क्रक्स ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ठीक है। और अब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही, और अब ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि इनको बैन ही कर दो, तो गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया, ठीक हो गया। तो राइटर कहता है ये बैन करने से मसला हल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ओपिनियन है वाटर टेंशन। अब यहाँ पर जो वाटर टेंशन है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है, यहाँ पर वाटर टेंशन है पंजाब और सिंध के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर यही डिस्कस करेगा कि जो वाटर टेंशन है वो डिस्कस करेगा वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड सिंध, ठीक है। तो बेटा पहले तो ये सुन लें कि पहले क्या, पहले 1947 में बनता है पाकिस्तान, पार्टीशन हो जाती है, और उसके बाद इंदस वाटर ट्रीटी होता है। ये आपने खुद पा लेना 1960 के अंदर। जब इंदस वाटर ट्रीटी हो जाता है तो उसके बाद जो तीन रिवर्स हैं, चनाब, झेलम और इंदस, ये पाकिस्तान को दे दिए जाते हैं, सतलुज, ब्यास और रावी इंडिया को दे दिए जाते हैं, बात खत्म होगी।
अब इसके बाद आगे बात चलती है कि अब ये जो 3 रिवर्स दिए गए हैं, इनका पानी सूबों के दरमियान कैसे बांटना है, और इनका पानी सूबों में बांटने के लिए इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई जाती है, जो ये देखती है कि क्या किस तरह से पानी किसको कितना देना है। तो अब इंडिया की बात यहां पर नहीं करेंगे, ठीक है, कि पाकिस्तान और इंडिया की प्रॉब्लम हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि उसके बाद जो ये इरसा बनाएगी, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाएगी, जिसका काम ये है कि सूबों के दरमियान पानी की डिवीजन को चेकआउट करना। अब इसकी बात करेंगे। अब सिंध और जो है वाटर टेंशन बनी हुई है, वाटर डिस्प्यूट बना हुआ है पंजाब और वाटर टेंशन पंजाब और सिंध के दरमियान। तो इसके ऊपर राइटर क्या लिखता है, कहता है इंडस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है 1991 जो वाटर का जो कोड है उसके मुताबिक क्या हो रहा था, पंजाब और सिंध के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, अभी जो पिछली मीटिंग हुई है इरसा की उसके अंदर ये बात की गई। यहाँ पर बलूचिस्तान भी सिंध को सपोर्ट कर रहा है कि सही तुम कह रहे हो, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हम बेसिकली जो इरसा का स्ट्रक्चर है उसको मोनोपोलाइज कर रही है, उसको चेंज कर रही है, ताकि जो सूबों की पावर है उसको कंट्रोल किया जा सके। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, हमने उस दिन ओपिनियन में डिस्कस किया था। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, अब इसको बेसिकली जो फेडरल गवर्नमेंट है वो चाहती है मैं इसको कंट्रोल कर लूं, यानी कि इसका हेड मैं लगाऊं, और इसने आगे डिसाइड करना है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके को पानी कितना कितना देना है। तो जब इसका हेड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट लगाएगी, तो मतलब है फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको कितना पानी देना है। लेकिन इससे पहले जो इरसा है दैट वाज रन बाय जो आपकी इकोनॉमी की क्या उसका नाम था, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को डील कर रही थी, मेरे ज़हन से नाम निकल गया है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई, वो डील कर रही थी, ठीक है ना। तो लेकिन इसके बाद अब फेडरल गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि इसके जो लॉज हैं, इसका जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम की जाए, और इसका जो हेड है वो कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या सीनियर ब्यूरोक्रेट लगा दिया जाए, और इस इरसा के जो मेंबर्स हैं वैसे तो वो बाय नाम जो है वो बन जाए। तो ये चीज है, राइटर कह रहा है ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है। दूसरा जो मेन डिस्प्यूट है वो ये है, असल डिस्प्यूट जो है वो ये है कि इतने मिलियन, एमएफ का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट, 117.35 मिलियन एकड़ फीट जो वाटर है पाकिस्तान के अंदर उसकी कंजप्शन होगी, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो ये कहता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि इतना पानी कभी आया ही नहीं पाकिस्तान, लेकिन अब इतना पानी कभी आया ही नहीं, ठीक है। दूसरा आगे जाके मसला ये होता है जब इतना पानी आया ही नहीं है, तो जो हमने इरसा का लॉ बनाया है, एक्ट बनाया है, वो उसके पास ये उसको पता ही नहीं है कि अगर इतना पानी नहीं आता या इससे कम जब पानी आता है तो फिर मैंने सूबों के दरमियान कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। दैट इज द इशू, दैट इज द प्रॉब्लम। कि देखिए मैं बताता हूं, इंडिया से आया, एग्जाम्पल लेता हूं कि हम लोगों ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन कर लिया और हमको आइडिया हुआ इंडिया से आएगा 10 लीटर, एग्जाम्पल दे रहा हूं 10 लीटर पानी, 10 लीटर पानी को आगे हमने इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बना दी। अब ये इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ये 10 लीटर पानी है ये डिवाइड कर देती है, ये कहती है चले मैं 3 लीटर पंजाब को दे देती हूँ, 3 लीटर मैं सिंध को दे देती हूँ, 2 लीटर मैं बलूचिस्तान को दे देती हूँ, और 2 लीटर मैं जो है उसको केपीके को दे देती हूँ। 10 लीटर पूरा हो गया, ठीक हो गया। अब ये तो हमने ओके कर दिया, लेकिन अगर पीछे से पानी ही 9 लीटर आए तो फिर क्या करना है, ये नहीं लिखा है लोगों ने अपनी इस इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के एक्ट के अंदर कि फिर क्या करेंगे जब पीछे से पानी कम आएगा। तो यहां पर फिर जब पीछे से पानी कम आता है तो ये फिर कोई अपनी हैंगी फेंगी मारती है, जिसकी वजह से फिर सारे सूबे आपस में गर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर राइटर यही डिस्कस करता है कि इंडस रिवर सिस्टम को जो इरसा है, जो इसका पानी सूबों के दरमियान जो है आपको इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत है। बहरहाल अगर आप इसको पेपर में लेकर जाए तो वहां पर आपका टॉपिक बनता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोविंसेस। ये जो सूबों के दरमियान जो है आपको जो चीजें हैं उसको अच्छे तरीके से डिवीजन उनकी करनी चाहिए। 18th अमेंडमेंट के थ्रू हर सूबे को अख्तियार दिया गया है, पावर्स दी गई हैं, और उन पावर को रियलिटी में भी देना चाहिए। ठीक हो गया राइट बच्चों। आगे हम चलते हैं, अब आपका जो 9th अपना है अक्टूबर का
एडिटोरियल उसके ऊपर। इसके अंदर अब मैं फिर 1, 2 एंड 3 आपके साथ डिस्कस करूंगा। बाकी ये ओपिनियंस का जो लेक्चर ये ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका है, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नंबर आपको बताया हुआ ये लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। फलस्तीन एमपीसी, फलस्तीन एमपीसी, अब ये क्या है? इसमें ये है कि एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, एमपीसी मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मिली हैं, उन्होंने मिलकर फलस्तीन को कहा है कि इसका क्या करें, इसका कोई हल निकालते, सोलिडेरिटी करने के लिए। वैसे तो उनसे होना कोई नहीं है, लेकिन बाहर उन्होंने की है तो हम डिस्कस करते हैं क्या किया, क्या फैसला किया जिन्होंने मिलकर सबने। तो राइटर कहता है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान के लोगों की तरफ सॉलिडेरिटी जो है शो करने के लिए फलस्तीन वालों के साथ एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई, क्योंकि 1 साल हो चुका था। आपको पता है ना, अक्टूबर 7 को ये काम शुरू हुआ था और अक्टूबर 7 को अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन नाम रख के हमास वालों ने पहले अटैक किया था इसराइल के ऊपर। अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन जो था वो हमास वालों ने ये नाम रखा था और इन्होंने अटैक किया था किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। ठीक हो गया। और उसके इसराइल के ऊपर यहां से अटैक किया था और कुछ लोग इनके पकड़ के कैदी बना करके ले आए। फिर इसराइल ने रिस्पॉन्स दिया और 1 साल से वो तबाही मचा रहा है। ठीक हो गया। अब राइटर यहां पर यही डिस्कस करता है कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एमपीसी बुलाई है, मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस, और कहा है कि अब जो गजा वालों के साथ ज्यादती हो रही है उसका क्या करना है। बहरहाल उस पार्टी के अंदर सारे सियासतदान आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, एक्सेप्ट पीटीआई। पीटीआई वाले नहीं होते वहां पर, ये एंड पे डिस्कस करूंगा क्यों नहीं होते। ठीक है। तो वहां पर सजेशंस क्या दी गई? वहां पर यह कहा गया, एक तो इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ओआईसी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए। ये 2 काम करते हैं। ठीक हो गया। और आगे वो उन्होंने कहा कि रेफरेंस हम लोग बनाते हैं, लेबनान के अंदर जो ये ज्यादती कर रहे हैं उसको हाईलाइट करते हैं, कश्मीर के अंदर जो ज्यादती की जा रही है, उनका जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन किया जा रहा है उसके ऊपर हम लोग जो है रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो ये मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये 4 काम उन्होंने कहा कि ये करने हैं। ठीक हो गया जी। ये उन लोगों ने बैठकर डिस्कस की। फिर राइटर कहता है कि वैसे तो पाकिस्तान लिमिटेड ही है, कुछ कर नहीं सकता इतना, लेकिन चलें, मोरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है फलस्तीन वालों को देता है। दूसरा, और क्या कर सकता है? प्राइवेट चैरिटी कर सकता है, यानी कि आप लोग वहां पर जो है एड वगैरह बेचते रहते हैं, यही आप लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। फिर यहां पर राइटर आगे क्रिटिकल एनालिसिस शुरू कर देता है। कहते हैं आप लोग कह रहे हो कि ओआईसी की एक मीटिंग बुलाते हैं, समिट होनी चाहिए। तो कहता है कि ओआईसी की पहले नहीं हुई, जब से वहां पर अक्टूबर 7 से वहां पर अटैक हो चुका है, तो ओआईसी की आप लोगों ने पहले भी मीटिंग बुलाई हुई है, मुस्लिम लोग वहां पर इकट्ठे हुए, इन सब ने बातें की, लेकिन आप सारे के सारे फेल हो चुके। आप सारे मिलकर 57 मुल्क वहां पर एक कंप्रीहेंसिव पॉलिसी नहीं बना सके कि किस तरीके से इसराइल को रोकना है। तो अब क्या आप लोग बनाएंगे? ठीक है। तो ये राइटर वहां पर क्रिटिकल एनालिसिस करता है कि आपकी एमपीसी में आपने कहा कि हम ये काम करेंगे, तो ये पहले भी कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा वो कहता है मुस्लिम वर्ल्ड वैसे ही फेल हो चुकी है, ठीक है ना। खास तौर पर जो मुस्लिम रूलिंग एलीट है उसने कोई कंक्रीट एक्शंस नहीं लिए कि इसराइल को सजा दे, ठीक है ना, और जो उसके इसराइल के हामी हैं उनको रोके। इससे पहले 1970s के अंदर जब इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर अटैक किया था तो तब ऑयल वेपन यूज किया गया। मतलब क्या ऑयल वेपन यूज किया गया? कि सऊदी अरब ने कहा कि मैं तेल जो है वो बंद कर दूंगा, मैं सप्लाई नहीं दूंगा, लेकिन आप ऐसी कोई गेम नहीं की। मतलब क्या है? कुछ नहीं किया गया, जैसे मैंने पहले शुरू में भी आपके साथ डिस्कस किया था। सवाए स्टेटमेंट देने के ओआईसी ने या कोई भी अरब कंट्रीज है, इसके अलावा कुछ नहीं किया प्रैक्टिकली, ठीक है। और पाकिस्तान वाले भी एमपीसी बुलाकर कोई पहाड़ नहीं, इससे कुछ नहीं होता। बहरहाल पीटीआई ने ये अटेंड नहीं की मीटिंग ड्यू टू उनकी अपने रीजंस, ठीक है। बहरहाल राइटर ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान पीटीआई वाले भी ये जो है इस तरह ये मीटिंग एक एमपीसी की जो है ये इसको अटेंड करते, तो चलो वहां पर और कुछ नहीं तो बैठकर अपनी जो पॉलिटिकल आपने डिस्टर्बेंस पाकिस्तान के अंदर बनाई हुई है उसी के ऊपर आपस में बात कर ले। कहता है यही मौके होते हैं मिलने के और मामला को सुलझाने के। तो ये चीजें इसके अंदर वो डिस्कस कर देता है। वेलकम रिफॉर्म। अब इसके अंदर क्या राइटर बात करता है? इसके अंदर राइटर ये बात करता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है, और वो क्या है? उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है अपना फूड डिपार्टमेंट उसको अबॉलिश कर देंगे।
उसको अबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। जो फूड डिपार्टमेंट था ना पाकिस्तान पंजाब गवर्नमेंट का, उसको खत्म कर दिया है और उसकी जगह पर रिप्लेस किया है एक नया। और उस नए के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उसके फायदे क्या होंगे, क्या कोई फायदे भी होंगे या वैसे ही करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। बहरहाल राइटर कहती है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है, उसने अबॉलिश कर दिया फूड डिपार्टमेंट को और उसकी जगह पे आ गया पंजाब प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ये एक नया डिपार्टमेंट बढ़ा दिया है और कहती है एक बड़ी अच्छी रिफॉर्म की है। और इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि देखें, कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी, कभी चीनी मिल नहीं रही, कभी आटा मिल नहीं रहा, माफिया आ गया। तो फूड की प्राइसेस को देखना ये इसका मेन काम है, ताकि जो आम लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो न्यू डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसका जो है सप्लाई एंड डिमांड जो है उसको चेकआउट करेगा, व्हीट, फ्लोर और शुगर, यानी कि इन तीनों चीजों की, गंदम की, आटे की और चीनी की, खास तौर पर इनकी। ठीक है, कंट्रोल करेगा फूड की प्राइसेस को, सुपरवाइज करेगा जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं उनको, और खास तौर पर फ्लोर और शुगर मिल्स को खास तौर पर चेकआउट करेगा कि ये किस तरह से काम कर रही हैं। यानी कि जो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन आती थी ना पंजाब के अंदर, उसको कम करने के लिए ये डिपार्टमेंट का नाम ही प्राइस कंट्रोल उन्होंने रख दिया है, ताकि जो है ये प्राइस कंट्रोल जो है इसको प्राइस को कंट्रोल कर सके, नाम ये रख दिया। तो नाम से जाहिर है जी। ठीक है, अब रिफॉर्म्स जो है उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पहले बहुत ज्यादा एजेंसीज थी जो ये सारे काम करती थी। फूड क्वालिटी इंश्योरेंस एक अलहदा थी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग अलहदा थी, वीट प्रोक्यूरमेंट अलहदा थी, यानी कि खरीदना वीट को, स्टोरेज एंड सेल अलहदा थी, गोदाम बनाकर वहां पर स्टोर करना, और कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन अलहदा थी। अब ये सारे के सारे खत्म करके एक ही फूड डिपार्टमेंट बना दिया, यानी कि एक अंडर वन रूफ कर दिया। ठीक है, तो अब ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, फूड शॉर्टेज को, उसका पोटेंशियल चेक करेगा कितनी फूड तो शॉर्टेज है, और अगर फूड की शॉर्टेज हो रही है तो टाइमली जो है मैयर लेगा, ताकि फूड की सप्लाई जो है डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज जब फूड की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तब क्या होता है, सप्लाई एंड रूल का जो डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो मार्केट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं और माड़ा बंदा जो गरीब बंदा है वो पिस जाता है। इसके अलावा जो है और क्या करेगी, रेगुलेट करेगी इंटर प्रोविंशियल ट्रेड, यानी कि जो सूबे हैं वो एक दूसरे को कौन सी चीज बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसके ऊपर ये क्या करेगी, मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज बनवाएगी। इसके अलावा जो इसके फंक्शंस हैं, कहता है कि ये चीजें तो आपने बता दी, बड़ा प्यारा डिपार्टमेंट भी बना दिया, लेकिन यहाँ पर छोटा सा वो क्रिटिकल एनालिसिस करता है कि अब ये जो फंक्शंस हैं क्या ये परफॉर्म कर सकेगा, ये जो डिपार्टमेंट जो आपने पॉलिसीज बनाई हैं, क्या ये इतनी इसके अंदर काबिलियत है कि ये परफॉर्म कर सके। और यहाँ पर फिर वो ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन करता है कि आपने ये जो नया डिपार्टमेंट बनाया है, यहाँ पर जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, क्या उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि जो आपने ये नया डिपार्टमेंट बनाया है, इसके नए रूल्स बनाए हैं, फंक्शंस बनाए हैं, फार्मूलेशंस की हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि यही ब्यूरोक्रेसी ही हमेशा हर्डल पैदा करती है और ये क्या कर देती है, तबाह कर देती है चीजों को। और इसकी वो मिसाल देता है एफबीआर की, कि एफबीआर एक जिंदा मिसाल है, उसके अंदर करप्शन को कम करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की, लेकिन क्योंकि ब्यूरोक्रेसी विलिंग नहीं थी तो ब्यूरोक्रेसी ने काम ही नहीं किया सही तरीके से, और वो सारे के सारी जो पॉलिसीज थी सारा फेल हो गया काम। तो यहाँ पर वो क्रिटिकल एनालिसिस करता है कि आपने जो काम किया बड़ा अच्छा किया कि इतनी ज्यादा एजेंसीज बनाई हुई थी, अब आपने उसको एक वन यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, अब वो सारे का सारा खास तौर पर जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर वर्किंग करेंगे, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने ये काम करवाना है वो कौन है, ब्यूरोक्रेसी, तो क्या वो भी काम करेगी? तो अगर वो उसने ना किया तो आपकी यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इसको देखेगा, अगर वो कमजोर हुआ तो फिर फेल हो जाएगा सारे का सारा प्रोजेक्ट, जिस तरह एफपीआर का फेल हुआ। बहरहाल फूड कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट था। वाटर पैराडॉक्स, अब इसके अंदर राइटर क्या लिखता है जी, इसके अंदर राइटर ये लिखता है कि पानी जो है उसकी बात करता है कि पूरी दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इसके क्राइसिस चल रहे हैं पानी के। तो कहता है वाटर के जो क्राइसिस है पूरी दुनिया में है, 2023 के अंदर जो है ड्राइएस्ट ईयर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है ना, रिवर जो है सबसे ज्यादा पिछली 3 डिकेड्स देखिए पिछले 30 साल में रिवर इतने खुशक नहीं हुए जितने इस साल खुशक हुए हैं। और एक रिपोर्ट आती है वाटर
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। वो रिपोर्ट क्या कहती है? वो रिपोर्ट ये कहती है कि बड़ा अजीब काम हो रहा है दुनिया में, कि एक तरफ तो दुनिया में फ्लड आ रहे हैं और दूसरी तरफ सूखा पड़ा हुआ है। यानी कि इतना पानी भी नहीं है कि पौधे ही हम लोग उससे उगा लें। यानी कि इस तरह से, यानी कि एक तरफ बिल्कुल ड्राई और दूसरी तरफ फ्लड आया हुआ, तो ये बड़ी चेन डिस्टर्ब हुई हुई है। और इसकी वजह वो कहती है, रिपोर्ट कहती है क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज क्यों है? कि जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना, वो डिस्टर्ब हो चुका है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल। पानी क्या है जी? पानी देखें जी, पानी सादा, अगर आप लोगों ने पहले भी इसको पढ़ा ही होगा, ये आपके ग्लेशियर्स हैं, यहाँ से पानी मेल्ट होता है, मेल्ट गर्मी पड़ती है, मेल्ट हो गए दरियाओं में, दरियाओं से समुद्र में, समुद्र से अभी बखारात बनते हैं, ठीक है ना, वेपोरेट होता है, वेपोरेट होकर फिर वो जाता है और जाकर फिर वहां पर वो आपके जो ग्लेशियर्स हैं वहां पर फिर वो नीचे गिर जाता है, बारिश हो जाती है, आई जो दूसरा जो है स्नो पड़ जाती है, फिर वहां पर जम जाता है, तो फिर वापस आ जाता है। तो ये जो साइकिल है ये डिस्टर्ब कहता हो गया है, जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। और उसके रिजल्ट्स क्या है? इसके रिजल्ट्स हैं कि बहुत ज्यादा ड्राफ्ट्स दुनिया के अंदर देखने में आ रहे हैं, जैसे कि साउथर्न यूएसए के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, सेंट्रल अमेरिका के अंदर, और दूसरी तरफ फ्लड्स आ गए हैं अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर। तो ये एक तरफ फ्लड आ रहे हैं और दूसरी तरफ कहत पड़ा हुआ है। तो ये है इसका रिस्पॉन्स, रिजल्ट। और पाकिस्तान के अंदर मानसून के अंदर फ्लड्स आ गए, ठीक है। बलूचिस्तान सिंध के अंदर ड्राफ्ट्स आ गए, कहत पड़ गया पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये क्या है? एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारी डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी भी डिस्टर्ब हुई। ग्लोबली वो कहता है एक्शन लेने की जरूरत है दो तरीकों से। नंबर वन, कंट्रीज क्या करें? अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये आप लोग यूज कर सकते हैं। कंट्रीज क्या करें कि पानी जो है उसके क्राइसिस को कैसे हल किया जा सकता है। मुसल सॉरी, कंट्रीज ये करें कि पहले तो वाटर मैनेजमेंट को प्रायोरिटाइज करें, प्रायोरिटी पे ले करें कि ये काम करना है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो इन्वेस्ट करें, ताकि एक्सट्रीम वेदर से बचा जा सके, बहुत ज्यादा फ्लडिंग से बचा जा सके। उसके बाद क्लाइमेट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को यूज करें। मॉनिटरिंग सिस्टम जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है उसको इस्तेमाल करें। डाटा शेयरिंग करें। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर दो मुल्कों के दरमियान एक ही बेसन है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंदस का बेसन है, तो दोनों शेयर कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ डाटा की शेयरिंग करें, ठीक है। तो पाकिस्तान भी कर सकता है, अगर आप वो इंडिया के साथ, ताकि अगर आप वो चाहता है कि अच्छा काम हो सके, रिसोर्सेज अच्छे अच्छे तरीके से पानी को यूटिलाइज किया जा सके, तो ये कंट्रीज करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे लोकल लेवल के ऊपर कि आम इंसान क्या करेंगे। वो क्या करेंगे? वो कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस करेंगे, जिनके पानी को ज्यादा जाया नहीं करेंगे, ठीक है। तो लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी कि वो वाटर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स देगी, ताकि पानी को वेस्ट कम किया जा सके, अगर उसके ऊपर इंसेंटिव्स रखे थी। और इसके अलावा जो है लेस बर्डन जो है ओवर टैक्स वाटर सिस्टम, जो ओवर टैक्स वाटर सिस्टम है उसके ऊपर बर्डन का, अगर आप इस तरह कर ले, अगर आप कम पानी इस्तेमाल करेंगे तो कम टैक्स दिया जाएगा, ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा टैक्स दिया जाएगा। तो इस तरीके से कर लें। इसी तरीके से जो ग्लोबल बॉडीज हैं, जैसे यूएनओ वगैरह है, वो नेशंस को प्रेशराइज करे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है उसके ऊपर इंश्योर करे कि वाटर जो है सबको मिल सके। ये क्या है, अभी डिस्कस करता हूँ। तो ये सिचुएशन बार बार कहता है बड़ी ग्रिम है। आपको जो है कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, सब मुल्कों को मिलकर और सब लोगों को मिलकर, फिर हम वाटर क्राइसिस से निकल सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है 2015 में आते हैं, और ये 2030 तक इन्होंने रहना है, 15 साल का टाइम है, इसके अंदर हमने ये अचीव करने हैं, और ये 17 है। और 17 में से राइटर यहाँ पर अपने पाने वाले की बात करता है 6 की। 6 ये है कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की सहूलत जो है सारी दुनिया को फराहम करनी है। तो ये इसी तरह पॉसिबल है कि अगर पानी का आप अच्छा इस्तेमाल करें, ठीक है। बाकी बीइंग स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर एग्जाम, अपनी 17 के 17 एक दफा जरूर डिटेल में पढ़ लेने हैं। ये आपका डाटा बहुत जगह पर इस्तेमाल होगा। तो बेटा ये थे आपके जो है 7, 8 और 9 अक्टूबर के एडिटोरियल्स का एनालिसिस। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी इशू आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको डेली जो है एडिटोरियल्स के लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएं। बाकी इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।